जय हिंद मेरे प्यारे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, देखिए जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज़ का वीडियो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि 72 099 और 45 643 पे संपर्क कीजिए। ठीक ना, इस व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख करके भेजिएगा। कुछ छोटा मोटा अमाउंट आपको 10-20 रुपया 30 रुपया वही आपसे मांगा जाएगा और जितना भी वीडियो हम बनाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ को पढ़ाएंगे और आपको दे देंगे। इस चीज़ को पढ़ाएंगे और आपको इस पीडीएफ को लेकर के आपके समक्ष धर देंगे। एक बार आप देख लिए, आधा तो आधा, आधा तो साधा। एक बार देख लिए आप, उसके बाद एक बार पढ़ लिए भैया, फिश टायर फिश। देखिए पिछला वीडियो में हम ये क्लास 5 के है, चैप्टर 5 दो वीडियो है। एक वीडियो में एक चैप्टर का है और दूसरे वीडियो में 3 चैप्टरों का है। ठीक ना, 2, 3 और 4 3 चैप्टरों को क्लियर किए हैं। आज के इस वीडियो में हम 2 चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। 20 से 22 को चैप्टर है, खत्म कर देंगे हम इसको 5 दिन में। तो आइए, ऐतिहासिक स्मारक जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर इसे देखते रहिए। ठीक ना, तो देखिए छुट्टी के दिन जरताज, सन्ना, जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर को देखने के लिए गए। देखिए जरताज, सन्ना और जैनब थे। जानते हैं ऐसा नाम क्यों देता है? इसलिए नाम ऐसा दे देता है ना कि देखिए बाकी जो विद्यार्थी पढ़े तो उसको ऐसा नहीं लगे कि फलनावा का नाम रख दिया है, हमारा नाम नहीं रखा है। ठीक ना, इसलिए ऐसा नाम रख देता है कि कॉमन मिलवे नहीं करे। तो जरताज, सन्ना और जैनब ये सब क्या किया कि पापा के साथ खंडर देखने गया, नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, सन्ना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया। सन्ना का कि शिक्षक से पूछी और बताया कि हम लोग जिसे नालंदा खंडर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था जिसे नालंदा खंडर के नाम से जाना जा रहा है। खंडर एकदम पुराना जो भवन है, इसे समझ लीजिए कि ये वास्तव में क्या था, एक प्राचीन काल में पुराने समय में विशाल क्या था, विश्वविद्यालय था। क्या था? विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कैसा विश्वविद्यालय था? आवासीय समझ रहे हैं ना। आवासीय का मतलब होता है कि जिसमें विद्यार्थी रहेगा, खाएगा, सोएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, मतलब सब का। ठीक ना, तो आवासीय यह विद्यालय था। गुप्त सम्राट गुप्त सम्राट जो कुमारगुप्त थे, इसका संरक्षण, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में किए थे। अब आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तब 5वीं शताब्दी में। कौन कराया? तो कुमारगुप्त करवाया। ठीक ना, ओके, आइए देखते हैं आगे। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। अब जरा सोचिए कि कोई आवासीय विद्यालय जिसमें 10,000 विद्यार्थी हो, उसके लिए खाना पीना, रहना, पढ़ना, लिखना, 2,000 शिक्षक, तो क्या वो छोटा मोटा आवासीय विद्यालय हुआ? इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वान तथा छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए भी। 12वीं शताब्दी में के अंत तक इस विश्वविद्यालय प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। बख्तियार खिलजिया जो था, ये क्या किया कि इसको जला दिया, इसमें आग लगा दिया। बहुत भिक्षुकों को मार काट किया, पूरा हुड़दंग मचा दिया, घोड़ा से आया। जानते हैं इसके पीछे का राज क्या था? एक समय था कि वो चुट्टा बीमार था, बख्तियार खिलजिया बीमार था। ऐसा ओकरा बीमारी धैले था ना कि वो बहुत जगह देखा के हार गया था, ठीक होने वाला नहीं था। तो उसे पता चला कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पे सब एक से एक सब वैद्य हकीम है। तो चलो वहाँ पे भेजा, दूत को भेजा, तो आ करके कहा, तो ये कहा कि देखो कि हमरे धर्म से संबंधित कोई अगर व्यक्ति
दवा बनाएगा तो हम खाएंगे, दूसरे धर्म से व्यक्ति जो है वो से दवा नहीं खाएंगे। अब बहुत भिक्षुक लोग समझे, वो तो बहुत मतलब जीव प्रेमी होते हैं और एक विचार उन लोगों का एक सर्वोपरि विचार होता है। तो वो लोग अब सोचे कि भाई बताओ ना, अब मान लो कि ये तो इस तरह से तो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, है ना, तो ऐसा करने दो कि क्या किए ये लोग जानते हैं कि उस दवा के लेप को क्या किए कि कुरान जो है इस्लाम का पवित्र ग्रंथ जो है, इस्लाम धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं, ठीक ना, तो उन लोगों के लिए और हिंदुओं के लिए जैसे गीता हो गया, ठीक ना, मुस्लिमों के लिए कुरान हो गया, इस तरह से क्या है कि सबका लोगों का धर्म ग्रंथ है। तो वो धर्म ग्रंथ क्योंकि बख्तियार खिलजी वो था इस्लाम धर्म से संबंधित। तो अब ये लोग सोचे कि ऐसा करो, किसी तरह से इसको बचाना है, मरने नहीं देना है, राजा है बेचारा, ठीक ना। तो क्या किए कि वो जो दवा का लेप था ना, वो कुरान के पुस्तकों पर लगा दिए और उसके एथी से भेज दिए दूध से कि ले जाओ और ले जाके कहना कि इसको डेली बाय डेली पढ़ने के लिए, ठीक ना, ये पढ़ेगा तो उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। वो विश्वास किया कि चलो भाई हमारा पवित्र ग्रंथ है, पढ़ने दो। तो जैसे वो पढ़ता था तो ऐसे लगाता था, मतलब कि उसको हाथ चुटकी को ऐसे जिभ से स्पर्श करता था और पलटता था, तो उसमें तो लगा था औषधि का लेप था और ऐसा लेप था कि उसे पता नहीं चल रहा था। इस तरह से कर रहा था तो पढ़ रहा था, कर रहा था, पढ़ रहा था, तो दवा उसको मिल रहा था। अब वो क्या होने लगा कि ठीक होने लगा और वो पढ़ते गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अब तो उसको घमंड हो गया। जानते हैं क्या घमंड हो गया कि अरे हमरे धर्म में सबसे ज्यादा पावर है, हमरे कुरान में सबसे ज्यादा पावर है, ये सब बाकी सब बेकार है। तब वो क्या किया कि आया पूरा सेना के साथ और आ करके और पूरा क्या किया कि मार काट पूरा चालू किया और क्या किया कि लाइब्रेरी में आग लगा दिया, ठीक ना। 3 गो लाइब्रेरी था, ठीक ना, 3 गो लाइब्रेरी सब आग लगा दिया। 6 महीना तो वो लाइब्रेरी धू धू करके जलता रहा। बताइए, ये लोग नहीं बताए थे कि हाँ लेप लगाए थे, फिर बताते कि लेप लगा है तो वो नहीं पड़ता, ठीक ना। तो इस तरह से 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, 1199 ईस्वी में वो आया था, ठीक ना। 12वीं शताब्दी में क्या हो गया, अंत हो गया। गाइड ने बताया कि इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे जिसमें लोग जाकर ध्यान केंद्रित करता था। 10 गो मंदिर था जिसमें जाकर के लोग अपना ध्यान को केंद्रित करता। मंदिर, मन चल गया अंदर, मंदिर मन मतलब चल जाएगा अंदर जब मंदिर में आप जाइएगा तो, ठीक ना, और एकदम एकाग्र हो जाइएगा। तो मंदिर का वैल्यू यहां तक है, ठीक ना। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। जानते हैं वहां का पुस्तकालय का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था, धर्मगंज, जो 9 मंजिल इमारत में स्थित था। बताइए, पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत था उस समय। बताइए, न पिलर था, न कुछो था, न सीमेंट था, फिर भी बुझ लीजिए कि ईंटा पर ईंटा जोड़िया करके लोग 9 मंजिला इमारत बना देता था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्न दद्धि, रत्न रंजक और रत्न सागर। दद्धि, सागर और रंजक, दद्धि, रंजक और सागर, ठीक ना, रत्न लगा करके रत्न दद्धि, रत्न रंजक और रत्न सागर, 3 गो वहां क्या पुस्तकालय था। 9 मंजिला पुस्तकालय था जिसको धर्मगंज कहा जाता था। जरताज, सन्ना और जन्म ने पापा से भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वारपालिका होते थे, गेट होता था, तो 4 गुना द्वारपालिका होता था। जानते हैं, पहले वो इंटरव्यू लेता था, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेता था, और साक्षात्कार लेने के उपरांत ही क्या करता था कि उसको अंदर जाने देता था। मतलब कि आपका अगर नालंदा विश्वविद्यालय में आपको पढ़ना है तो इंटरव्यू आपका गेट का दरवाने लेना चालू कर देता था। अब बताइए कि उसमें शिक्षा का कितना हाई स्तर होगा कि जो दरवान है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है। समझ रहे हैं। द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने देते थे। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से, जानते हैं, पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो, अच्छा गुरु जी, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा से रहने वाले कितने गुरु जी है तनका कमेंट कीजिएगा, तब तनका जाने हम भी, ठीक ना, और आसपास में होंगे तो घूमे भी होंगे ना। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति, तो वहां से 6 किलोमीटर दूर नालंदा, मतलब उसी के जैसा, मतलब कि एक आवासीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक ना। वो में किनका प्रयास है, APJ अब्दुल कलाम का, और मार्गदर्शन आम किए और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन। देखिए, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, वो भी अमर्त्य सेन को मिला हुआ है, ठीक ना। अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना अब भारतवासियों के लिए एक गौरव की बात है, गौरव की बात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखा गया यह बोर्ड है एक,
आप जाइएगा कभी विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय घूमने, तो ये बोर्ड आपको दिखाई दे देगा, ठीक ना। ये बोर्ड है, सिर्फ पढ़ लेंगे। बिहार के स्मारक, हाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कौन कौन सा स्मारक है। एक तो आप तो नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर देखिए लिए, अब देखिए बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है एकदम। यहाँ प्राचीन स्मारकों की कोई कमी नहीं है, चाहे मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर, तो आप याद रखिएगा मगध की राजधानी कहाँ, गिरिब्रज। गिरिव्रज जो था यानी राजगीर, गिरिव्रज को क्या कहा जाता था, मतलब राजगीर को क्या कहा जाता है, गिरिव्रज। मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज हो, या पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है, पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र, ठीक ना। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा में। या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ, भागलपुर। और नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, के भागल विश्वविद्यालय कर देना चाहिए था। नालंदा में था नालंदा विश्वविद्यालय था, भागल विश्वविद्यालय है ना, तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में, ठीक ना। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए। अब बोध गया किसके लिए, तब बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद रखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हर सेट में आएगा तो आएगा, इसलिए उस पर विजय प्राप्त कर लीजिए, ठीक ना। विख्यात है तो वैशाली भगवान महावीर के जन्मस्थली है। अब वैशाली में क्या हुआ था, भगवान महावीर का क्या हुआ था, वैशाली में कुंड ग्राम में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किनका, महावीर, जो क्या थे, 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर थे, ठीक ना। वर्धमान महावीर इनका जन्मस्थली है। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का भी तो जन्मस्थल पटना साहिब में हुआ है। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। ये सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे, ठीक ना। यही राज रहा। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज भी रहा। उसने जन कल्याणकारी संदेश हो, लोगों का कल्याण हो, ये संदेश जन कल्याणकारी के साथ स्तंभ बनवाए, जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया, मोतिहारी में कहते हैं केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा स्तूप है। देख रहे हैं ना, ये कहाँ है, केसरिया है। ये कहाँ है, ये है आपका मोतिहारी जिला में। मोतिहारी जिला में ये जो केसरिया का स्तूप है, ये विश्व के सबसे बड़ा स्तूप है। इतना बड़ा स्तूप आपका कहीं नहीं है, बौद्ध स्तूप, ठीक ना। ये अशोक स्तंभ है, जन्म करते हैं, प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है। वैशाली का स्तूप है, वैशाली है तो आप खूब घूमे हैं, आप भी घूमे होंगे, क्या घूमे होंगे। और ये हो गया आपका केसरिया का स्तूप हो गया, ठीक ना। पटना संग्रहालय म्यूजियम दर्शन, ये है पटना संग्रहालय गए होंगे तो वहां भी देखे होंगे म्यूजियम घूमने वाला। हाँ, गोड़ दुखा जाता है। पटना का गोलघर अद्वितीय है, और पटना के गोलघर जैसा कोई गोलघर है ही नहीं, यह अद्वितीय है, अर्थात एक है, जिस पर चढ़ करके आप गंगा नदी का तोड़ देख सकते हैं, धारा देख सकते हैं, और पटना को भी देख सकते हैं। लेकिन गोल घर से ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बन गया है, तो अब पूरा दिखाई नहीं देता है, बिल्डिंग से ही तुपा जाता है। गोल घर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। यह है आपका गोल घर, ये है आपका गोल घर। काची का गोल घर, तब पटना का गोल घर है। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर, और देव सूर्य मंदिर कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। देव सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद जिला में देव सूर्य मंदिर है, ठीक ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि देव सूर्य मंदिर कहाँ है भैया, तो औरंगाबाद में है। जल मंदिर कहाँ है भैया, तो पावापुरी में है। ये है आपका पावापुरी का जल मंदिर। चारों ओर से बहुत बड़ा चून पोखरा है, और बीच में क्या है कि ये मंदिरवा है, बहुत शांति महसूस होता है, ठीक ना। इसमें जाया जाता है और वहाँ पे चप्पल बाहरी खोल दिया जाता है, तब एंट्री लिया जाता है। खूब एकदम संगमरमर से पूरा एकदम टाइल्स लगा हुआ है, खूब सुंदर है, ठीक ना, एकदम व्हाइट पत्थर। तब पावापुरी का क्या है, जल मंदिर, और औरंगाबाद में क्या है, सूर्य मंदिर। इन स्मारकों की वजह से हमें क्या है, एकदम गर्व महसूस होता है, ठीक ना। अब देखिए तनका मनका और जानते हैं नालंदा जो विश्वविद्यालय है, अब बताइए बाप रे बाप, उतना पुराना विश्वविद्यालय आज भी मतलब कि है। जानते हैं उस समय ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया जाता था, कैसे कोई सीमेंट उमेंट का खोज नहीं हुआ था। सीमेंट के जगह पर जानते हैं सुर्खी, चुन्ना, उड़द की दाल, अछुआ और गोंद मिला करके एक मटेरियल तैयार किया जाता था। ओकरा से क्या किया जाता था कि ईंटा पत्थर के जोड़ाई किया जाता था,
बात समझे। और आज भी है, ऐसा भी है कि कुछ समय पहले जो भी घूमने वाला जगह था तो कुछ भहर उड़ गया था, तो उसको जो सीमेंट पर जोड़ा गया वो खत्म हो रहा है। तो सीमेंट क्या है, तो मात्र 100 साल होबे करता है, उसके बाद तो भहरने लगता है, ठीक ना। लेकिन ये जो है बूझ लीजिए कि छोआ उड़द की दाल, चूना, सुरखी, ये सब मिला करके जब उसको जोड़ा गया है तो बूझ लीजिए कितना 100 वर्ष पहले के है, ठीक ना। तो ये था आपका 5वां चैप्टर, ठीक ना। जो भी अब हम देख रहे हैं इसके अगले चैप्टर को देख रहे हैं कि क्या क्या दिया है पढ़ने के लिए, ठीक ना। देख ले रहे हैं हम लोग अध्याय 6 को भी खत्म कर ले रहे हैं, ठीक ना। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब किस चीज से क्या चीज का सिंचाई होता है, ठीक ना। ये चीज इसमें ये जानना है हम लोग को, सिंचाई का साधन। ओके, देखिए दानिश और सारा जो थी दीपावली में छुट्टी था, तो दीपावली में छुट्टी था तो क्या की अपने नाना नानी के घरे गई, ठीक ना। नाना नानी के घर गई। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए, घूमते घूमते दोनों खेतों की ओर चले गए। हुआ ये कि धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। अब देखिए शहर में रह रहा था लोग, ठीक है ना। अब गांव में आया था, गांव का अब देखा माहौल तो कुछ अलग टाइप का था, एकदम धान का खेत हरा भरा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे, कुछ खेतों की जमीन सूखी थी। सारा बोली देखो ये जमीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा है। दानिश बोला ठीक कह रही हो। सारा बोली जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, जमीन में दरारें पड़ रही थी। दानिश ने कहा लेकिन तब तो कुछ भी हरा भूरा दिखाई नहीं दे रहा था। बोले क्या चीज, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज था, पेड़ ही हरे दिखाई दे रहे थे, ठीक ना। ये देख लीजिए ये दोनों घूमने गया है नाना नानी के घर है, और गाँव में तो ये सब पेड़ ये सब फसल लगा हुआ है, ठीक ना। दानिश देखो सारा कुछ खेतों में तो पानी भरा है। अभी लोग देखा अरे ये तो कुछ खेतों में पानी भरा है भाई, कोई में सूखा है। इस तरह से ये लोग आश्चर्य व्यक्त किए, जैसे पानी बरसा हो ऐसा क्यों। सारा बोली चलो नाना जी से पूछते हैं। नाना जी से पूछ करके आ रहे हैं कि मतलब कि ये ऐसा क्यों है, कहीं पानी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सूखा है। दानिश नाना जी पिछले 1-2 दिनों से में तो बारिश नहीं हुई, फिर कुछ खेतों में पानी भरा है जबकि कुछ खेतों में जमीन बिल्कुल ही सूखी है, ऐसा क्यों। तो नाना जी बोले लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है, जिनमें पानी भरा हुआ है उसमें सिंचाई हुआ है। सिंचाई का मतलब समझ रहे हैं, फसलों को जल उपलब्ध कराने यानी पानी उपलब्ध कराने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। सारा बोली नाना जी खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब सारा बोली कि अच्छा ये सिंचाई करने की क्या जरूरत है, ठीक ना। अब नाना जी देखिए क्या बता रहे हैं। अब नाना जी बताएंगे। तो जानते हैं नाना जी बोले देखो पौधों को फलने फूलने और बढ़ने के लिए, पौधा है उसको फलना फूलना है, बढ़ना है, तो उसके लिए पानी चाहिए, पानी की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है तो कुछ पौधों को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा में पानी कम हो जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के साधनों से सिंचाई करके पानी पहुंचाया जाता है। अब जितना पानी होना चाहिए उससे पानी जब कम हो जाता है तो उसमें क्या करता है, सिंचाई के माध्यम से क्या किया जाता है, उसमें पानी फसलों को पहुँचाया जाता है, वरना फसल सूख जाएगी। सारा बोली धान के पौधों को इतना पानी कहाँ से मिलता है। तब नाना जी बोल रहे हैं कि देखो धान के पौधा जो आमतौर पर होता है ना, उसका बीज वर्षा के मौसम में उगाया जाता है, बो जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तब हम लोग सिंचाई के माध्यम से उसको क्या करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार के ने कई कुएं खुदवाए, ठीक है, जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक क्या करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक मोटर, ये आप खेतों में देखे होंगे, बहुत सुंदर है, कुएं में लगा मोटर पंप, ठीक ना। कुएं में लगा मोटर पंप, ऐसे तो है गुरुजी लोग, ये तो बात अलग है, ये तो बचवा सब लगी है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। ये है कुएं में लगा मोटर पंप, ये मोटर के माध्यम से देख रहे हैं ना, यहाँ पे मोटर पंप लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है कि यह कुआं से इस पाइप को कुआं में ही लगा दिया गया, ठीक ना। और कुआं से क्या हो रहा है कि पानी यहाँ निकल रहा है और इसमें गिर रहा है और यहाँ से इसमें खेतों में अपना चला जा रहा है। ये हरा भरा आप दिख रहे हैं धान का खेत है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। उसी बात को यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि निश्चित अंतराल पर, निश्चित अंतराल मतलब रोजे रोजे नहीं, 10 दिन पर, 5 दिन पर या 8 दिन पर, जितने दिन पर, ठीक ना। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से, या आप मोटर पंप से कीजिए या रहर जो आगे मिलने जा रहा है उसे कीजिए, विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाती है। अतः सिंपल याद रखिए, पौधों को जल उपलब्ध कराने की पद्धति को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट।
तो देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये रोहट है। ये क्या है? रोहट। इसमें देख रहे हैं ना एक चक्री है। ये क्या है? एक चक्री आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चक्री में बाल्टी जैसा यहाँ पे लगा हुआ है और ये बैल के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा। बैल इसको क्या करेगा? घुमाएगा। चारों ओर ऊपर में बैल घूमेगा, ये चक्री घूमेगा और इसमें लगा हुआ है क्या चीज? बाल्टी लगा हुआ। अब ये जाएगा अंदर से पानी भरेगा, अब पानी अंदर भर करके यहाँ पे पानी को गिराएगा और यहाँ पे इस हौज में पानी जाएगा। फिर उस हौज में पानी एक पाइप के माध्यम से क्या होगा? इस तरह से खेतों में चला जाएगा। तो अर्थात सिंचाई का साधन रोहट भी है आपका, ठीक ना। उसके बाद और क्या है? नलकूप है। ये भी देख रहे हैं कि मोटर लगा हुआ है, पानी जमीन से निकाल रहा है, इसके बाद इस हौज में आ रहा है, इस हौज के माध्यम से फसलों में जा रहा है। यहाँ धान रोपा हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नहर, ठीक ना। ये पहाड़ी इलाका है, उसमें क्या ये सब नहर है। ओके, तो नहर से सिंचाई किया जाता है। देखिए परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप मतलब दादा परदादा जो भी, ठीक ना, पुराने समय से जो चलते आ रहा है। जानते हैं उस समय लोग क्या चीज से अपना फसल की सिंचाई करते थे? तो उस समय से नदी, तालाब एवं कुओं से, ये सब चीज नहीं था। हाँ, ऊपर वाला रहटवा था, ठीक ना, रहट था, लेकिन ये जो पंप वंप था ये सब मतलब नहीं था। बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तो नदी, तालाब और कुओं से क्या करता था? लोग सिंचाई करता था। पानी की बढ़ती जरूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। अन्य साधन जो आविष्कार हुआ तो वो, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता पड़ता है लोग आविष्कार करता है, आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन भी खोजे गए। ये पॉइंट है, ठीक ना। इससे भी क्या किया जाता है? खेतों की सिंचाई की जाती है। आइए, तो इतनी सारे इस चैप्टर में था, सिंचाई वाला में, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और गुरुजी और ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक ना, कि ये जो है, जो मैंने हम जो वो बोले हैं नोट्स वाली बात, ठीक ना, तो वो किस तरह से व्हाट्सएप पर आकर के उल्लू जुलू मत बोलिएगा। आप तो समझ रहे हैं ना, समझदार हैं। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद फिर से ये 20-22 को चैप्टर है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन में क्या करेंगे हम? 4-5 चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में। ओके।